नमस्कार। श्रद्धा वॉल्कर की जघन्य हत्या को लेकर पूरे देश में जैसे गम और गुस्सा है। सब हैरान है कि कोई इंसान ऐसी हरकत कैसे कर सकता है। आज दिल्ली की साकेत कोर्ट में जब श्रद्धा की हत्या के आरोपी आफ्ताब पूनावाला की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हो रही थी, तभी वकील बाहर नारे लगा रहे थे। वो आफ्ताब को फांसी दिए जाने की मांग कर रहे थे। लोगों के हंगामे का ही अंदेशा था कि पुलिस ने अदालत में आफ्ताब को पेश करने की जगह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की इजाजत मांगी। वैसे कुछ वकीलों ने साफ किया कि प्रदर्शन से बार एसोसिएशन का कोई वास्ता नहीं है। देखिए, जिन्होंने प्रोटेस्ट किया है वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में किया होगा, बट एज द सेक्रेटरी ऑफ द बार हमारी तरफ से, एसोसिएशन की तरफ से कोई प्रोटेस्ट नहीं था। वो उनके अपने इमोशंस होंगे, शायद वो इमोशंस जाहिर करने के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया होगा। तो इसमें बार एसोसिएशन का या हमारी पूरी एसोसिएशन का कोई रोल नहीं है। वो उनके इंडिविजुअल डिसीजंस होगा जिसने भी प्रोटेस्ट किया है। तो एक तरफ ये हंगामा चल रहा था तो दूसरी तरफ मोमबत्तियां जलाई जा रही थी श्रद्धा के इंसाफ के नाम पर। इस सब के बीच श्रद्धा का परिवार अब भी सदमे में है। श्रद्धा के पिता ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा है कि जब उन्हें बेटी के कत्ल की खबर मिली तो वो बेहोश हो गए। सब चीजें सामने आ रही हैं, मतलब ये आपके सामने मेरे लिए दोहराना भी बहुत मुश्किल है। जिस तरह की डिटेल्स अब सामने आ रही हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो वहाँ पे खड़ा भी नहीं हो पाया जहाँ शॉर्ट पे जब उसने सब ये किया था। मैं मतलब सुन के हैरान हो गया, मुझे सुनने में भी तकलीफ हो रही थी। जब आपको उस घर में लेके गए या आपको वो स्पॉट दिखाया जहां पर बॉडी को उसने छोड़ा था, बहुत मुश्किल होगा वो आपके लिए। जी। आप देख पाए? दिल्ली पुलिस बार बार मुझे वही कोशिश करते थे कि देखिए हम लोग आपका पूरा सहयोग करेंगे, आप हमारे साथ उसके फ्लैट में जाएंगे, जहाँ उसने जो किया है वहाँ पे जाएंगे, सब जगह पे आपको देखना पड़ेगा। तो मुझे लेकिन वो देख नहीं पाया मैं सब कुछ, ये उसके घर में या फिर वो जंगल में कुछ भी देख नहीं पाया बराबर से। हालांकि इस मामले का आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। उसने जुर्म कबूल भी कर लिया है, लेकिन पुलिस के सामने कई खोए हुए सबूत जुटाने की चुनौती है। पुलिस ने अदालत से आफ्ताब की 5 दिन की रिमांड मांगी, जो उसे मिल गई है। पुलिस ने कहा है कि उसे श्रद्धा के शव के बहुत सारे हिस्से बरामद हुए हैं। हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद करना बाकी है। इसके अलावा श्रद्धा का मोबाइल और हत्या के समय के उसके कपड़े भी तलाशे जा रहे हैं। पुलिस आफ्ताब को हिमाचल लेकर जाकर उसे पूछताछ करना चाहती है। तो इसके अलावा पुलिस को आफ्ताब के नार्को टेस्ट सच की पड़ताल में हमने पूछा है, श्रद्धा हत्याकांड, क्या आफ्ताब के नार्को टेस्ट से खुलेंगे कत्ल के राज? आपके पास 3 विकल्प हैं, हाँ, नहीं और कह नहीं सकते। तो आज इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। सिद्धार्थ लूथरा वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो हमारे साथ हैं। एलन राव पूर्व डीसीपी दिल्ली पुलिस हमारे साथ हैं। तो लूथरा जी, पहला सवाल मेरे जहन में आप ही से आ रहा है। आप जरा हमें समझाइए कि जो नार्को टेस्ट है, कहा जाता है कोर्ट में तो इसका नहीं मान्यता है, लेकिन कितना अहम है ये इस केस में और क्या कितनी मदद मिल सकेगी इससे? देखिए, ये जो सब टूल्स हैं इन्वेस्टिगेशन के, चाहे नार्को टेस्ट हो, चाहे लाई डिटेक्टर हो, चाहे ब्रेन मैपिंग हो, इनको सब इस्तेमाल किया जाता है कि इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश को आगे लिया जाए और उसके बाद उससे जो क्लूज मिलते हैं, जो सबूत मिलते हैं, उन सबूतों के बेसिस पे आगे तफ्तीश और इन्वेस्टिगेशन की जाती है। तो ये तो नार्को टेस्ट की बात है। नार्को टेस्ट के कुछ तौर तरीके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सेल्वी की जजमेंट में लिखा था, कि केस में लिखा था कि कोर्ट का ऑर्डर लेना होता है, ये देखना होता है कि उसको जबरदस्ती नहीं कराया जा रहा। लेकिन ये सब होते समय हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि नार्को एनालिसिस के बेसिस पे किसी को सजा नहीं हो सकती। हाँ, जरूर पुलिस उस पर तफ्तीश करके आगे बढ़ सकती है। अभी इस मुकदमे में अब बहुत शुरू के दिन है, 5वां 6वां दिन है, और मेरा मानना है कि दिल्ली पुलिस जो तफ्तीश कर रही है, कोशिश कर रही है कि
वेपन मिले, बॉडी पार्ट्स मिले, कोशिश कर रही है कि कपड़े मिले। और मैं आपके दर्शकों को ये कहना चाहूंगा कि अब हमारे पास फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, फोरेंसिक खोज के कई ऐसे जरिए आ गए हैं, जैसे कि डीएनए, स्पेशलाइज्ड डीएनए टेस्टिंग, जो चाहे आम आदमी को ना दिखे पर वो सब ट्रेस मिल सकती है। और चाहे कपड़ों पे, चाहे घर में, एक चीज जरूर ये भी समझनी पड़ेगी क्योंकि वो उनके साथ रहती थी, को डीएनए के उनके वहां सैंपल मिलेंगे। पर अगर फ्रिज में डीएनए मिलता है, या उनका खून मिलता है, या इनके कपड़ों पे खून मिलता है, या जहां से ये रिकवरी कराते हैं वहां से उनके बॉडी पार्ट्स ट्रैक हो जाते हैं डीएनए खून की टेस्टिंग पे, तो ये सब चीजें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जिसे हम कहते हैं कानून में, वो सब लेके ये तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से जा सकती है। और मेरा मानना है कि दिल्ली पुलिस ने कई केसेस ऐसे किए जिसे हम कहते हैं ब्लाइंड मर्डर केस कहा जा सकता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, फोन रिकॉर्ड हैं, मैसेजेस हैं, जो श्रद्धा का जो सोशल मीडिया अकाउंट चलाया जा रहा था, तो इन सब चीजों से वो सर्कमस्टांसेस इकट्ठे किए जा सकते हैं जिससे ये केस सही कंक्लूजन तक पहुंच सके। बिल्कुल। एलन राव साहब, मैं आपसे, क्योंकि आपसे जब आखिरी बार बात हुई थी आपने भी नार्को टेस्ट की बात कही थी कि होनी चाहिए, मैं आपसे जानना चाहूंगी ये कैसे होता है, और जिस तरह से सिद्धार्थ साहब भी कह रहे हैं कि बहुत मददगार साबित होगा कड़ियां जोड़ने में, क्योंकि जो तमाम ट्रेसेस की बात है, कहा यह जा रहा है बड़े शातिर तरीके से एसिड्स का इस्तेमाल करके फर्श धोया गया, फ्रिज साफ कर दिया गया, तो क्या कितना कामयाबी मिल सकती है चीजें सबूत जुटाने में, वो भी मजबूत सबूत जुटाने में? देखिए निधि जी, अभी लुथरा साहब ने बड़ी डिटेल में सब चीजों को बड़ा तरीके से बता दिया है, लेकिन अब नार्को टैक्स के बारे में मैं पहले भी बताया था, होना चाहिए और पुलिस इसके लिए करेगी, और आज उनको नार्को टैक्स करने की परमिशन मिल गई है। नार्को टैक्स एक प्रकार से टूल है इन्वेस्टिगेशन में, उसको आगे बढ़ाने के लिए, जैसा लुथरा साहब भी कह रहे थे, और ये एक स्पोर्टिव एक वो है कि इसमें आगे पुलिस को, जैसे एक प्रकार से इंटेरोगेशन है, उसका एक एडवांस स्टेज मैं कह सकता हूँ इसको, कि इंटेरोगेशन में आदमी कुछ छुपा सकता है, कुछ अपनी बात कर सकता है। तो नार्को टैक्स में ऐसा होता है कि वो अभी परमिशन मिल गई है, साइकोलॉजिस्ट अपने हिसाब से उसको कोई ड्रग्स उसके शरीर में डालेंगे, उसके बाद फिर उसको एक ऐसी सेमी अनकॉन्शियस स्टेज में आ जाएगा, तो उसको क्वेश्चन करेंगे तो वो जवाब इस प्रकार से देगा और वो डिप्रेस होके सारी बातें, उसमें मैक्सिमम चांसेस है कि वो अपनी बात को छुपा नहीं सकता। ये एक साइंटिफिक एक तरीका है एक इन्वेस्टिगेशन करने का, और इसमें जो कुछ मिलेगा उसका क्या होगा मैं फर्क बताता हूं। अभी तक जो इंटरोगेशन की है उसने उसको क्या बताया, नार्को टैक्स में जो बात करेंगे तो वही क्वेश्चन उससे पूछेंगे तो उसमें वो क्या बता रहे हैं, पुलिस को क्या डिफरेंस नजर आ रहा है उसमें, तो उससे पता लगेगा कि क्या वो कहीं झूठ बोल रहा है। तो नार्को टेस्ट के बाद फिर उसको कन्फ्रंट करेंगे कि तुमने तो ये बात बताई थी लेकिन अभी तो ये पता लग रहा है, तो उसके बाद वो हो सकता है कि वो एक इंटरोगेशन भी एक साइंस मैं कहता हूँ, इंटरोगेशन अपने आप में एक साइंस है, तो वो इन्वेस्टिगेटर्स इसको यूज करते हुए उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। और जहां तक इस केस में एविडेंसेस की बात है, जो आपने बड़ा सही पूछा कि एविडेंस एक प्रकार से 3 प्रकार की एविडेंस होती है। एक डायरेक्ट एविडेंस है जो कि किसी ने देखा हो मर्डर करते हुए, वो इसमें गायब है। एक इनडायरेक्ट एविडेंस है जो कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस जितने भी अभी हैं, जो अभी खून के ट्रेसेस है वो के डीएनए से जाएंगे। एक और चीज मैं बता दूं, श्रद्धा उस घर में अगर रही है तो उसके इवन हेयर बाल तक की उसके अगर मिल गया, कोई बाल भी मिल गया, वो भी एक डीएनए होने के बाद में वो कनेक्ट करेगा कि श्रद्धा इस घर में रही है। तो हमें ये साबित करना है इस केस में कि श्रद्धा की प्रेजेंस यहाँ थी। और यहाँ के जो कुछ आई विटनेसेस ये बताएंगे कि लास्ट सीन थ्योरी होती है मर्डर केस में, ऐसे ब्लाइंड केसेस में एक लास्ट सीन थ्योरी होती है जिसमें डेड बॉडी नहीं भी मिलती। ऐसे केसेस भी मैंने देखे जिसमें डेड बॉडी नहीं भी मिली है और पोस्टमार्टम भी नहीं है, लेकिन वो अगर ये उसका ऑनेस्ट फिर उसके ऊपर जाएगा। अगर ये थ्योरी में है कि आखिरी बार उसकी श्रद्धा की मौत से पहले किसके पास देखा गया था, उसको अब ऑनेस्ट उसको प्रूव करना पड़ेगा कि वो इस केस में इन्वॉल्व नहीं है। तो ये बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस की जो कड़ियां हैं वो जोड़ी जाएंगी। उसके बाद जो एविडेंस, फिजिकल एविडेंस मिली है उसको हम साइंटिफिकली प्रूव करने की कोशिश करेंगे, फोरेंसिक लैब में भेजेंगे, वहां से डीएनए का रिजल्ट आएगा, ब्लड की सैंपलिंग होगी या डीएनए के लिए सैंपल जो उनके परिवार वालों के, उसके फादर के, ब्रदर के, उनके जो भी है वो लेने के बाद वो भेजेंगे। उसके कपड़े कहीं मिल जाएंगे तो उसके वही देखेंगे। खून के ट्रेसेस चाहे कितना ही कोई साफ कर ले, हालांकि 6 महीने बाद वो खून प्यूट्रीफाई होने के चांस हैं, लेकिन अगर कहीं फ्रिज के किसी कोने में खून ब्लड चिपका मिल गया और सूखा मिल गया तो वो बहुत बड़ी एविडेंस होगा, जो क्योंकि उसने फ्रिज में रखा था तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं
फ्रिज के किसी कोने में या किसी रबड़ के नीचे या किसी ऐसी जगह पे खून चिपका मिल सकता है, वो एक बहुत बड़ी एविडेंस होगी इसमें। इसके अलावा कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स हैं, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स हैं श्रद्धा की, और उसकी जो इकट्ठे रहने की बातें हैं वो उनकी लोकेशन आएगी। उसके बाद 6-7 दिन के बाद श्रद्धा के अकाउंट से जो पैसे उसने ट्रांसफर किए वो एक एविडेंस रहेगी। देयर आर सो मेनी एविडेंसेस इन दिस केस जो कि सर्कमस्टांसेस को साबित करते हैं कि हाँ ये बहुत बड़ा केस होगा। हालांकि बहुत डायरेक्ट एविडेंस इसमें नहीं आ रही है। ठीक है लूथरा जी, एक सवाल एक और जहन में आ रहा है। अभी हाल ही में छावला रेप केस हुआ था, उसमें जो तमाम अदालतों ने फांसी दी और सुप्रीम कोर्ट ने पलटी, और जो टेक्निकलिटी थी, टेक्निकल ग्राउंड्स में वो सजा पलटी गई। क्या ऐसे में इस वाले केस में जो सबूत हैं कितने पुख्ता या उनको किस तरह से पेश किया जाएगा, किन किन चीजों का ध्यान रखना होगा नार्को के साथ? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि हमारे यहाँ जब केसेस पलटे जाते हैं 2 कारण से होते हैं, या तो वो झूठे हों या उन केसेस में डिफेक्ट हो, जैसे कि रिकवरी में खामियां हैं, या जो चेन ऑफ एविडेंस है उसमें खामियां हैं, या गवाह जो हैं वो या तो गलत गवाह उठाए जाते हैं या गवाह नहीं किए जाते। जैसे कोई रिकवरी हुई उसके गवाह भी पक्के नहीं रखते। तो हमारे कानून में, हमारे सीआरपीसी में, हमारे पुलिस रूल्स और रेगुलेशन में बहुत सेफगार्ड्स है, बहुत तौर तरीके हैं जिनको अगर हम सही तरीके से ले तो तफ्तीश सही जगह पहुंचेगी और केस भी सही जगह पहुंचेगा। जब हम इन्वेस्टिगेशन के दौरान कमियां छोड़ देते हैं जल्दबाजी में, या मैं ये भी कह सकता हूँ मीडिया प्रेशर में, जैसे आपके कई लोग आजकल मीडिया में, आप तो नहीं कर रही पर बहुत लोग मीडिया प्रेशर कह रहे हैं, उसको पहले ही कन्विक्टेड किलर कह रहे हैं। हमारे यहाँ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस से हर आदमी को माना जाता है कि वो बेगुनाह है जब तक कि साबित ना किया जाए कि उसने गुनाह किया। तो अभी मेरा मानना है, राव साहब ने भी कहा कि अभी शुरुआत के दिन है और अभी पुलिस के पास 90 दिन है, नहीं तो डिफॉल्ट बेल की बात आएगी, और 85 दिन में बहुत कुछ किया जा सकता है। थोड़ा समय जरूर लगता है क्योंकि इसमें फोरेंसिक एविडेंस लेनी पड़ेगी, लैब पे जाएगी, पर मेरा मानना है कि ये सही जगह तक पहुंचेगा। बस यही है कि जो पुलिस की टीम है, दिल्ली पुलिस की टीम में, अब मैं आपको याद दिलाऊंगा, मैं निर्भया केस में स्पेशल प्रोसिक्यूटर रहा सुप्रीम कोर्ट में, और मैंने देखा कि दिल्ली पुलिस की कितनी अच्छी क्वालिटी की इन्वेस्टिगेशन की। राव साहब अपने जमाने में बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन किया करते थे, इनका अगर उस क्वालिटी की इन्वेस्टिगेशन की जाए तो मुझे नहीं लगता कि इस केस में कोई कमी रहेगी। कमियां जहां होती है वहां तक ठीक है सर। ये 60 जो ये 6 महीने का समय रहा, आप दोनों से पूछूंगी, लेकिन पहले लूथरा जी, जो ये 6 महीने का अंतराल रहा उसमें सबूत कितने कमजोर पड़ गए होंगे, या पुलिस के लिए चुनौती कितनी बड़ी है मजबूत सबूत इकट्ठा करना? देखिए, जब भी किसी केस में समय लगता है तो कई एविडेंस चली जाती, कई चीजें चली जाती। मानिए जैसे कि मोबाइल मैसेजेस हैं तो वो 3 महीने के लिए रखे जाते हैं, तो अब सर्विस प्रोवाइडर से ढूंढना पड़ेगा कि है कि नहीं। और भी चीजें हैं, जैसे राव साहब ने कहा कि अगर खून है वो 6 महीने में न्यूट्रीफाई हो जाता है, लेकिन डीएनए ट्रेसेस वगैरह मिल सकती हैं। मेरा तो मानना है कि कुछ नुकसान तो जरूर हुआ होगा, पर सीसीटीवी मिलेगी। लास्ट सीन थ्योरी में जो कह रहे थे राव साहब कि कौन कौन इनको मिला, कौन कौन इनको जानता था, कब से उन्होंने काम पे जाना बंद किया श्रद्धा जी ने, तो ये सब चीजें इकट्ठी की जा सकती हैं। ये चीज तो ये कुछ मेरा मानना है कि 10 से 15% का नुकसान जरूर होगा, पर बाकी चीजें मिलेंगी। ठीक है राव साहब जी, 6 महीने का जी मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ाऊं कि जो क्या नुकसान हो सकता है, टाइम के गैप के साथ साथ क्या नुकसान हो सकता है। मोस्ट लाइकली जो सीसीटीवी फुटेज होते हैं वो महीने 20 दिन के लिए रहते हैं या 2 महीने के लिए, वो मिसिंग हो जाएगी इसमें। दूसरा, कोई आई विटनेसेस ने कि देखा होगा उसको मेमोरी फेड हो जाती है, वो रहेगा। और उसके बाद जो मोबाइल फोन का जो डाटा है वो शायद मिल जाए, लेकिन वो भी उसके मैसेज वगैरह अगर है तो वो कहीं डिलीट हो जाते हैं, वो देखना है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि श्रद्धा का अभी मोबाइल फोन नहीं मिला है, और राइटली अभी कोई 5-6 दिन तो इन्वेस्टिगेशन हुए हैं। लूथरा साहब भी कह रहे हैं कि अभी बहुत टाइम बकाया है, हमें 90 डेज तक चार्जशीट फाइल करनी है। इसमें अरेस्ट के 90 डेज से पहले चार्जशीट फाइल करनी है। और मैं समझता हूँ दिल्ली पुलिस की टीम सक्षम है इस काम को करने के लिए, और अच्छे एज डिटेक्टिव लगे हुए हैं, क्योंकि ये
बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्रेस्टिजियस केस हो गया दिल्ली पुलिस के लिए। इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। बिल्कुल। और मुझे पूरा विश्वास है कि अच्छी एविडेंस इसमें कलेक्ट होगी और इसको ट्रायल के लिए जल्दी भेजा जाएगा और ट्रायल भी इस केस में जल्दी से जल्दी होगी, ताकि इस केस का कंक्लूजन निकलने के बाद अगर ट्रायल अच्छे हो गई है तो सजा मिले, और सजा मिलने के बाद उसका दूरगामी इफेक्ट होगा ऐसे लोगों के लिए कि देखिए ऐसा किया तो पुलिस ने जल्दी तफ्तीश करके कोर्ट में जल्दी इन्वेस्टिगेशन ट्रायल करके इसको फैसला कर दिया। इसका बहुत साइकोलॉजी इफेक्ट समाज में पड़ेगा। बिल्कुल, आप दोनों जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद अपनी जो सवाल हमने पूछा था उसके जवाब आपको बताएंगे। तो आज सच की पड़ताल में हमने सवाल पूछा है, श्रद्धा हत्याकांड, क्या आफताब के नार्को टेस्ट से खुलेंगे कत्ल के राज। हमारे पास करीब 9000 लोगों के जवाब आए हैं। इनमें से 76% का कहना है कि हाँ, यानी कत्ल के राज खुलेंगे, जबकि 14% की राय है नहीं और 10% की इसमें कोई राय नहीं है। बहरहाल नार्को टेस्ट से कड़ियाँ जोड़ने में पुलिस का सोचना है कि कड़ियाँ जोड़ने में मदद मिलेगी। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।